वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आपके सामने रिसेंटली थिएटर में रिलीज हुई एक तमिल मूवी को लेकर आया हूँ। इसका नाम है सरदार, जिसमें कार्तिक भाई साहब लीडिंग रोल प्ले किया, उसी तरह ड्यूअल रोल प्ले किया। आप मूवी के बारे में बात करें तो मूवी का कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छा है। एक्चुअली ये मूवी हिट हो चुकी है, मतलब पैसा वसूल मूवी है ये। उसी तरह ये मूवी हम ऑडियंस को एक बहुत ही बेहतरीन सा इन्फॉर्मेशन भी देती है। बहुत ही कम ऐसे मूवीज बनते हैं जो कमर्शियल प्लस सोशलाइज मूवीज होते हैं। कार्तिक भाई साहब की परफॉर्मेंस के लिए मूवी 2 बार जरूर देख सकते हैं। और एक्चुअली मूवी का ड्यूरेशन ऑलमोस्ट 2 आवर्स 45 मिनट्स का है, मतलब यार बहुत ही लंबी मूवी है। सो मैं ज्यादा डिटेल में ना जाते हुए जो इम्पोर्टेंट कहानी है वही मैं आपके सामने रखूंगा, लेकिन शायद फिर भी वीडियो लंबी हो सकती है। बाद में आपको मूवी कैसे लगी कमेंट करके बताना। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट लेट्स स्टार्ट। उससे पहले लुटा दो प्यार, फॉलो इंस्टाग्राम। मूवी की शुरुआत होती है 1988 इंडिया बांग्लादेश के समुद्र बॉर्डर में, जहाँ पर एक बोट में सरदार नाम का एक बंदा नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर को गोली मार देता है। तभी कुछ बोट्स में बांग्लादेश की पुलिस वहां पर आती है और ये सीन यहाँ पर कट होता है। उसके बाद सीन प्रेजेंट डे पर शिफ्ट होता है, जहाँ पर विजय नाम के एक पुलिस ऑफिसर को दिखाया जाता है। एक्चुअली विजय पब्लिसिटी का बहुत भूखा होता है। जहाँ पर भी धरने वगैरह चोरी वगैरह चलते हो तो ये जानबूझकर मीडिया को लेकर वहाँ पर जाता है, अपनी पब्लिसिटी बढ़ाने के लिए। जानबूझकर उस मैटर को और बढ़ाकर मीडिया के सामने पेश करके दोबारा ये खुद उसी मैटर को सुलझा देता है। खैर दूसरी तरफ इंटरनेशनल कोर्ट में इंडिया और चाइना के बीच एक केस चल रहा होता है। एक्चुअली चाइना इंडिया का पानी हड़पती रहती है और ये कहने लगती है कि इंडियंस को बारिश का पानी सेव करना नहीं आता, इसीलिए हम लोग उस पानी को इस्तेमाल कर रहे हैं। मतलब इंडियंस बारिश के पानी को सही तरह से यूटिलाइज नहीं कर रहे होते। अब उसी कोर्ट में महाराज राठौड़ नाम का एक बंदा होता है। जजेस को समझाने लगता है कि जज साहब वो तो पुरानी बात है, लेकिन मेरी कंपनी इंडिया में एक नए प्रोजेक्ट को लॉन्च कर रही है, वन इंडिया वन पाइपलाइन। और इस प्रोजेक्ट का मकसद ये है कि सारे डैम्स का पानी एक ही पाइपलाइन से कनेक्ट होगा और वो पाइप्स हर एक गांव हर एक शहर से कनेक्टेड होगा। इन पाइपों के जरिए से हर एक घर को आसानी से पानी मिल सकता है। हमारी कंपनी ने इस प्रोजेक्ट को ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया, एक पाइपलाइन सेंटर बना भी चुकी है। कुछ दिनों बाद उस पाइपलाइन से छोटे मोटे गाँव को पानी डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं। तो सारे दलीलें सुनने के बाद इंडिया ये केस जीत जाती है। लेकिन महाराज का प्लान कुछ और ही होता है। सारी इंडिया के लिए एक फायदेमंद प्रोजेक्ट है, लेकिन महाराज इस प्रोजेक्ट के जरिए से सारा इंडिया का पानी कंट्रोल करना चाहता है, सारे पानी को अपनी मुट्ठी में लाना चाहता है। जब सारी चीजें महाराज के कंट्रोल में होगी तब महाराज खुद डिसाइड करेगा कि किस स्टेट को कितना पानी देना है और कितने पैसों में देना है, मतलब इस काइंड ऑफ माफिया टाइप। दूसरे सीन में 2 अंडरग्राउंड बंदों को दिखाया जाता है। एक बंदे का नाम है विक्टर, दूसरे बंदे का कॉकरोच। और इन दोनों को महाराज के प्रोजेक्ट के बारे में पता चलता है और किसी भी तरह करके ये दोनों महाराज को रोकना चाहते हैं। एक्चुअली बहुत दिनों से कॉकरोच सरदार की तलाश में होता है, लेकिन कहीं पर भी कॉकरोच को सरदार का अता पता नहीं मिलता। एक बार सरदार को कोड रेड के बारे में पता चल जाए तो बस सरदार अपने आप बाहर निकलेगा। सो विक्टर कॉकरोच से कहने लगता है कि मेरे पास एक प्लान है, एक बंदा है मेरे पास जो ये काम करेगा। दूसरे सीन में शालिनी नाम की एक लॉयर को दिखाया जाता है जो अपने प्रोफेशन में बहुत ही स्ट्रिक्ट होती है। विजय बचपन से ही शालिनी से बहुत प्यार करता रहता है। शालिनी भी विजय को लाइक करती है, लेकिन इसके काम से लाइक नहीं करती, क्योंकि विजय हमेशा पब्लिसिटी के पीछे भागता रहता है। और विजय के पर्सनल लाइफ के बारे में बात करें तो इस दुनिया में विजय का सिर्फ एक ही अंकल होता है। इसके फादर का नाम होता है चंद्र बोस। कहा जाता है कि चंद्र बोस ने अपने देश के साथ गद्दारी की, इसीलिए डिपार्टमेंट में बहुत सारे लोग विजय को गद्दार का बेटा कहते रहते हैं। जब कभी भी विजय ये बात सुनता, विजय को उस रात नींद ही नहीं आती। हमेशा अपने फादर को गालियां देते रहता है कि गद्दार तो मेरा बाप बना, लेकिन भुगतना मुझे पड़ रहा है। दूसरी तरफ समीरा नाम की एक बंदी शालिनी के जरिए से महाराज राठौड़ की कंपनी पर एक पिटीशन दाखिल करवाती है। मतलब कि एक्चुअली पानी एक नेचुरल रिसोर्स है। गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि पब्लिक को कितना पानी दिया जाए। गवर्नमेंट पानी के कोई भी प्रोजेक्ट को प्राइवेट कंपनी को ना दे, इस तरह से एक पिटीशन दाखिल करवाती है। लेकिन कोर्ट समीरा के पिटीशन को मार देती है, मतलब एक्सेप्ट नहीं करती। सुनवाई होने के बाद कोर्ट के बाहर विक्टर समीरा से मुलाकात करता है। एक ट्रेन की टिकट देकर कहने लगता है कि जिसके लिए तुम लड़ रही हो मैं भी उसी चीज के लिए लड़ रहा हूँ। इस ट्रेन के टाइम पर पहुँच जाना, लेकिन ट्रेन मिस कर देना। खैर दूसरे दिन समीरा इसी मुद्दे को लेकर कुछ लोगों के साथ धरने पर उतर आती है राजाजी भवन के सामने। एक्चुअली इस बंदी का नाम है लैला। तकरीबन 16 साल के बाद बड़े पर्दे पर नजर आई। जब मैं स्कूल पढ़ा करता था ये मेरी क्रश थी यार, हाय हाय। इस मूवी में लैला को देखकर अच्छा लगा। खैर उसी धरने में शालिनी भी शामिल होती है, क्योंकि वो भी समीरा के साथ प्रोटेस्ट करती रहती है। जब ये बात विजय को पता चलती है, विजय अपनी टीम के साथ यहाँ पर आता है, धरना करने वालों को रोकने की कोशिश करता है,
लेकिन धरना वगैरह करना तो पब्लिक का हक है। शालिनी को यहाँ पर देखकर चुपचाप हो जाता है। उसके बाद जब सारे लोगों को अरेस्ट करने का ऑर्डर आता है, विजय इन सारे लोगों को बस में बिठाकर जेल भिजवा देता है। जेल से छूटने के बाद जब शालिनी अकेले बस में जा रही होती है, विजय भी इसके साथ शामिल होता है। बातों ही बातों में विजय अपनी दुख भरी दास्तान सुनाने लगता है कि सारे लोग विजय को गद्दार का बेटा कहते रहते हैं, इसलिए विजय पब्लिसिटी के पीछे भागता रहता है ताकि लोग इसके काम से जाने, इसके खुद से जाने, न कि इसके बाप के काम से। इस तरह से शालिनी को समझाने लगता है। उसके बाद जब विजय अपने घर आता है, एक पुलिस वाला विजय के पास आकर ये कहने लगता है कि विजय, राजाजी भवन के पास कुछ लोग धरना कर रहे थे ना, उस बिल्डिंग में से एक खुफिया फाइल मिसिंग हो चुकी है। पता चला कि वो फाइल रॉ एजेंट्स के बारे में है। उसको चुराना भी बहुत बड़ा गुनाह है। जो लोग धरने पर आए हैं उन सारे लोगों को इंट्रोगेशन कर रहे हैं। फटाफट से उन सारे लोगों की फाइल दो, मुझे जाना है। यह सुनने के बाद विजय इस केस को इन्वेस्टिगेशन करना स्टार्ट करता है। मतलब सोचने लगता है कि इस केस से इसको और पब्लिसिटी मिलेगी। सो राजाजी भवन के पास जो धरना चला, उस धरने के फोटोग्राफ्स को चेक करने लगता है। पता चलता है कि धरने के दौरान कुछ देर के लिए समीरा गायब थी। सो विजय सोचने लगता है कि इस काम में समीरा का हाथ हो सकता है। फौरन समीरा की तलाश में लग जाता है। इसी तलाशी के दौरान विजय समीरा के घर जाता है, लेकिन उस घर में समीरा तो मौजूद नहीं होती। उसका बेटा टिम्मी मौजूद होता है। टिम्मी से इसकी माँ समीरा के बारे में पूछने लगता है। टिम्मी कहने लगता है कि मेरी माँ ने मुझसे कहा कि वो कल सुबह ही आएगी। उसी तरह टिम्मी के हाथ में एक स्मार्ट वॉच होती है। समीरा अपने बेटे को ट्रैक करने के लिए ये वॉच टिम्मी के पास रखा। उसके बाद विजय टिम्मी को अपने साथ लेकर समीरा को ढूंढने में लगा रहता है। सर्चिंग के दौरान विजय एक डॉक्टर के पास आता है, समीरा के बारे में पूछने लगता है। इस डॉक्टर से विजय को कुछ बातें पता चलती है। एक्चुअली समीरा के बेटे टिम्मी को एक अजीब की बीमारी होती है। मतलब इसके लंग्स में कुछ प्रॉब्लम होती है। टिम्मी के पास ज्यादा से ज्यादा 5 साल होते हैं। एक्चुअली टिम्मी को ये बीमारी प्लास्टिक बोतल से आई होती है। मतलब प्लास्टिक बोतल्स में पानी कुछ ज्यादा दिन स्टोर करने की वजह से उस पानी में BPA नाम का एक केमिकल फॉर्म होता है। उस केमिकल की वजह से ही लोगों को ये बीमारी आती है। अफसोस इस बीमारी का कोई भी इलाज नहीं है। ये जानने के बाद समीरा उन वाटर कंपनीज के अगेंस्ट लड़ने लगती है, लेकिन कोई भी समीरा की हेल्प नहीं कर रहा होता। ये सच्चाई जानकर विजय शॉक में रह जाता है। सोच लेता है कि समीरा इनोसेंट है। उसके बाद विजय और टिम्मी को ये बात पता चलती है कि किसी समुद्र के किनारे समीरा की लाश पाई गई। अपनी माँ की लाश को देखने के बाद टिम्मी बहुत रोने लगता है बेचारा। उसके बाद पुलिस वाले मीडिया के सामने यही न्यूज फैलाने लगते हैं कि समीरा एक ट्रेटर है। उसने बहुत ही इम्पोर्टेंट फाइल को चुराया, पैसों के लिए बिक गई। उसी तरह सारी मीडिया टिम्मी की भी फोटो खींचती रहती है। विजय टिम्मी को बचाने लगता है और टिम्मी को देखकर विजय को अपना बचपन याद आने लगता है कि विजय के बचपन में भी कुछ ऐसा ही इंसिडेंट पेश आया। अब टिम्मी भी इसी प्लेस में मौजूद है। खैर समीरा ने जाते जाते टिम्मी के लिए एक लेटर देके गई होती है। कहा था कि ये लेटर तुम सांता क्लॉस को पोस्ट कर दो। सो विजय टिम्मी की बात मानकर वो रेड लेटर पोस्ट कर देता है। तभी वहाँ पर कुछ लोग आकर टिम्मी को अपने साथ ले जाते हैं कुछ इंट्रोगेशन वगैरह करने के लिए। उसके बाद ये खबर एक इंटरनेशनल खबर बन जाती है कि विजय ने इस केस को सॉल्व किया। लेकिन विजय को इसका कोई सेटिस्फेक्शन नहीं होता। बहुत बड़ी पब्लिसिटी मिलने के बावजूद भी ये खुश नहीं है, क्योंकि विजय ये मान रहा होता है कि समीरा इनोसेंट है। पुलिस के सामने जो नजर आ रहा है वो असलियत नहीं है। सो इस केस की गहराई को जानने के लिए विजय और उसका अंकल इस केस की इन्वेस्टिगेशन करना स्टार्ट करते हैं। समीरा की ऑटोप्सी देखने पर यह बात पता चलती है कि समीरा के लंग्स के अंदर बहुत सारा प्योर पानी मौजूद था। हालांकि समीरा की लाश समंदर के किनारे पाई गई, जिसका मतलब समीरा को किसी वाटर टैंक में डुबाकर मार दिया होगा। इस तरह से विजय और उसका अंकल काफी सारी जगहों पर जाकर इंट्रोगेशन करने लगते हैं। तो फाइनली विजय वो प्लेस पहचान लेता है जहाँ पर समीरा को लाया गया, क्योंकि इस प्लेस पर समीरा का कुछ ईयररिंग वगैरह मिलता है। उन लोगों से पूछताछ करने पर यह बात पता चलती है कि कुछ लोग समीरा को कल रात किडनैप कर लिए थे और समीरा को पानी में डुबाते हुए टॉर्चर करते हुए सरदार नाम के किसी बंदे के बारे में पूछ रहे थे। उसके बाद विजय समीरा का लैपटॉप हासिल करके इस लैपटॉप को चेक करने लगता है। इस लैपटॉप में समीरा ने कुछ वीडियो क्लिप्स बनाए होते हैं। सो पता चलता है कि समीरा महाराज राठौर की एक कंपनी के अगेंस्ट केस लड़ रही थी, जो महाराज ने वन इंडिया वन पाइपलाइन के नाम से इंट्रोड्यूस करवा रहा है। लेकिन इस प्रोजेक्ट के पीछे सच्चाई कुछ और है। मतलब समीरा समझाने लगती है कि इस प्रोजेक्ट की वजह से इंडिया में किस तरह से पानी की कमी आएगी। कुछ सालों पहले दूसरे देशों में ऐसा हुआ था, अब यही चीज इंडिया में भी होने वाली है। मतलब पानी का सौदा होने वाला है। उसके बाद शालिनी समीरा के घर जाकर विजय को भी यहाँ पर बुलाती है। घर की तलाशी लेने पर इन दोनों को बहुत सारे ट्रेन के टिकट्स मिलते हैं, लेकिन समीरा ने किसी भी ट्रेन में ट्रैवल नहीं किया। दूसरे सीन में सरदार को दिखाया जाता है,
जो बांग्लादेश के प्रिजन में कैद होता है। सच में इस सरदार का कैरेक्टर है ना बहुत ही धांसू से दिखाया गया है। मतलब एक रियल स्पाई कैसा होता है वो सरदार के कैरेक्टर से हमको पता चलता है। एक्चुअली सरदार इस जेल में जानबूझकर कैद होता है। बहुत सालों से सरदार किसी मैसेज का इंतजार में है। भागने का मौका मिला भी तो सरदार नहीं भागता। दूसरी तरफ विजय और शालिनी उस ट्रेन टिकट लेकर उस प्लेटफॉर्म जाते हैं। सो एक प्लेटफॉर्म पर कॉकरोच किसी बंदे का इंतजार करता रहता है। विजय इस बंदे को देख लेता है, इस पर शक होता है। जब विजय कॉकरोच को पकड़ने ही वाला होता है, एक असासिन कॉकरोच को ट्रेन के नीचे धक्का देकर बेचारे को मार देता है। लेकिन विजय को कॉकरोच का उसका बैग मिल जाता है। दूसरी तरफ सरदार के लिए एक रेड लेटर आता है। उस एनवेलप के ऊपर कुछ कोड वगैरह होता है और लेटर के अंदर लाफिंग बुद्धा होता है। बांग्लादेश की पुलिस इस लेटर को देखकर समझ लेती है कि ये कोई मामूली लेटर नहीं, इस लेटर में एक कोड है। फौरन इंडियन एम्बेसी को कॉल करके यही बात बताने लगती है। स्पाई एजेंट चंद्रमोहन कहने लगता है कि सरदार को हमारे हवाले कर दो। इसी दरमियान में ये बात महाराज को पता चलती है। महाराज ये बात सुनकर शॉक में रह जाता है कि सरदार अभी भी जिंदा है। महाराज नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर को कॉल करके बांग्लादेश वालों को ये बताने के लिए कहता है कि सरदार को मार दे। सो ये जानने के बाद बांग्लादेश की पुलिस सरदार को मारने का डिसाइड होती है, उसे जेल से बाहर लाती है। वहीं पर एक पुलिस वाली अपने सुपीरियर से कहने लगती है कि सर मुझे इस मामले में कुछ गड़बड़ लग रही है। कुछ लोग कह रहे हैं कि सरदार को उनके हवाले कर दो, कुछ लोग कह रहे हैं कि सरदार को मार दो। एक बार ये लेटर सरदार को तो दिखाते हैं लेकिन इसका सुपीरियर नहीं मानता। इसके बावजूद भी ये बंदी मौका देखकर सरदार को वो लेटर दिखाती है। उसके बाद जब पुलिस वाले सरदार को मारने की कोशिश करते हैं, सरदार खुद इन सारे पुलिस वालों को मार के वहाँ से बच के निकल जाता है। मतलब ये सीन बहुत ही मस्त है। दूसरी तरफ विजय कॉकरोच की सीक्रेट प्लेस पर पहुंच जाता है, उस रूम की तलाशी लेने लगता है। तभी वहां पर वो असासिन आकर विजय को मारने की कोशिश करता है। इन दोनों के बीच बहुत ही लंबी हाथापाई होती है। इसी हाथापाई के दौरान वो असासिन उस रूम को ही आग लगा देता है। लेकिन विजय बहुत ही मुश्किल से एक फाइल को हासिल कर लेता है। उस फाइल में सरदार के बारे में लिखा होता है और सरदार और कोई नहीं विजय का फादर होता है, चंद्रा बोस। उसके बाद सीन 1983 में शिफ्ट होता है। एक दिन इंडियन आर्मी को ये बात पता चलती है कि एक नदी में जहर मिला हुआ है और ये नदी पाकिस्तान से आती है। सो पाकिस्तान का प्लान जानने के लिए अब डायरेक्ट इंडियन आर्मी तो नहीं जा सकती। उस वक्त महाराज रॉ चीफ होता है, कहने लगता है कि ये काम मेरा स्पाई सरदार करेगा। अब सरदार के बारे में बात करें तो सरदार ऊपर के लिए नाटक वाटक करते रहता है लेकिन अंदर ये इंडियन स्पाई होता है। एक्चुअली सरदार का असली नाम होता है चंद्रा बोस। सरदार स्पाई है ये इसके खुद के घर वालों को नहीं पता। खुद घर वाले सरदार को निकम्मा कहते रहते हैं। सो महाराज सरदार को ये मिशन सौंपता है, मतलब पाकिस्तान जाकर पाकिस्तान का प्लान जानने का। दूसरे दिन ही सरदार पाकिस्तान जाकर एक जनरल के बक्से में से एक लेटर को चुरा लेता है। और सच में भाई साहब ये सीना बहुत ही गजब है। मतलब एक स्पाई अपना काम कैसे करता है वो बहुत ही अच्छी तरह से दिखाया है। खैर इन्फॉर्मेशन हासिल करने के बाद सरदार यही बात विक्टर और महाराज को बताने लगता है कि पाकिस्तान के साथ चाइना भी शामिल है। मैंने उस जगह पर चाइना के कुछ फाइल्स को भी देखा। मतलब चाइना पाकिस्तान के थ्रू कुछ कांड करने वाली है और वो भी पानी को लेकर। और उसी तरह सरदार उसी फाइल में लाफिंग बुद्धा बोल के एक नाम को भी देखा है। सो महाराज कहने लगता है कि उस लाफिंग बुद्धा को फाइंड आउट करो। उसके बाद सरदार हिमाचल प्रदेश जाता है। हिमाचल में कॉकरोच मौजूद होता है जो चाइना के बारे में हर एक इन्फॉर्मेशन गैदर करते रहता है। कुछ दिनों पहले कॉकरोच ने चाइना में घुसकर एक प्लान को चुरा लिया। इस प्लान को इंडिया से मैच करने पर यह बात पता चलती है कि चाइना इंडिया में एक पाइपलाइन को बनाना चाहती है, वाटर पाइपलाइन, जिसका नाम है वन इंडिया वन पाइपलाइन। इस प्रोजेक्ट के जरिए से चाइना हमारे इंडिया के पानी को कंट्रोल करने वाली है। और इसी तरह हिस्ट्री में लिखा गया था कि थर्ड वर्ल्ड वार पानी को लेकर ही हो सकता है। खैर सरदार की इंदिरा नाम की एक कजिन होती है। इंदिरा को पता चल जाता है कि सरदार एक स्पाई है, इसीलिए सरदार जानबूझकर इंदिरा से शादी नहीं कर रहा होता क्योंकि इसकी खुद की जिंदगी का कोई ठिकाना नहीं है। खैर इन दोनों के बीच बहस होने के बाद फाइनली सरदार इंदिरा से शादी कर लेता है। कुछ दिनों बाद इन दोनों को एक बच्चा पैदा होता है, वही विजय। इसी दरमियान में सरदार यही पहचानने की कोशिश में लगा रहता है कि वो लाफिंग बुद्धा कौन है जो इंडिया में रहकर चाइना को इन्फॉर्मेशन दे रहा है। सो इन्वेस्टिगेशन करने पर पता चलता है कि वो गद्दार और कोई नहीं पीके अब्राहम होता है जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है। सो पीके अब्राहम महाराज से मुलाकात करके इसको पैसों की लालच देता है कि तुम अपने स्पाई सरदार से कहो कि इस इन्वेस्टिगेशन को यहीं पर स्टॉप कर दे। उसके बाद एक दिन सरदार महाराज को कॉल करके यही बात बताने लगता है कि सर मैंने उस मोल को पहचान लिया, वो और कोई नहीं अब्राहम है। अब्राहम हमारे इंडिया में बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लॉन्च करने वाला है जिसकी कीमत करोड़ों में है।
करोड़ों की बात सुनते ही महाराज को और लालच भराने लगता है। सरदार से कहने लगता है कि तुम किसी भी तरह करके अब्राहम को मार दो और ये बात हम दोनों के बीच ही रहना चाहिए। मैं तुमको परमिशन देता हूँ, जब तक मैं ना कहूँ बाहर मत आना। सो उसी तरह से बेचारा सरदार एक जबरदस्त प्लान बनाकर पीके अब्राहम को किडनैप कर ले जाता है, समंदर में लाकर उसे मार देता है। उसके बाद जानबूझ के बांग्लादेश के पुलिस वालों के हवाले होकर अंडरग्राउंड चला जाता है, अगले मिशन का इंतजार करते रहता है। दूसरी तरफ इंडिया में महाराज ये अनाउंसमेंट देता है कि सरदार एक देशद्रोही है, उसने नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर को मार दिया। ये जानने के बाद बेचारी सरदार की फैमिली टूट के बिखर जाते हैं और ऐसी जिल्लत की जिंदगी ना जीते हुए सारी की सारी फैमिली सुसाइड कर लेती है सिवाय विजय के। उसके बाद महाराज अपने डिजिग्नेशन को रिजाइन करके चाइना के साथ हाथ मिलाकर अपनी एक नई कंपनी स्टार्ट करता है। उसके बाद प्रेजेंट डे पर सरदार एक सीक्रेट प्लेस पर आता है जो सिर्फ स्पाई लोगों को ही पता होती है। वहाँ के न्यूज़पेपर के टुकड़ों को पढ़ने के बाद सरदार को तब जाके पता चलती है कि महाराज ने इसके साथ धोखा किया। इसके 32 साल ऐसे ही वेस्ट हो गए। दोबारा मिशन पर निकलता है। वहीं दूसरी तरफ विजय अपने फादर की सच्चाई जानकर बहुत रोने लगता है। सो विजय सोच लेता है कि ये किसी भी तरह करके अपने फादर सरदार की सच्चाई को दुनिया के सामने लाएगा, उसको बेगुनाह प्रूव करेगा। एक्चुअली यहाँ पर एक और बात यह है कि जो कोई भी स्पाई जिस मिशन पर काम करता है उसकी एक और कॉपी दूसरे सीक्रेट प्लेस पर छुपा के रखता है। सो ये बात विजय को पता चलती है उस फाइल के जरिए से। दूसरी तरफ महाराज को ये बात पता चल जाती है कि सरदार वहाँ से बच निकला और चंद्रमोहन के पास आकर ये पहचानने के लिए कहता है कि सरदार को वो लेटर किसने पोस्ट किया, किसने हेल्प की। इस तरफ जब विजय अपने ही फादर के बारे में कुछ इन्वेस्टिगेशन कर रहा होता है, इसका ही अंकल इसको गिरफ्तार कर लेता है। ना चाहते हुए भी विजय को हेडक्वार्टर्स भेज देता है इंक्वायरी करने के लिए। दूसरी तरफ विक्टर के पास वो असासियन आकर विक्टर को मारने की कोशिश करता है। अब विक्टर के घर में ही टिम्मी मौजूद होता है, क्योंकि विक्टर ऑलरेडी समीरा को जानता था। समीरा ने टिम्मी से कहा था कि तुम विक्टर के पास चले जाओ, लेकिन तभी सरदार विक्टर के पास आकर उस असासियन को मार देता है। उसके बाद सरदार टिम्मी के साथ मिलकर वो हेडक्वार्टर्स जाता है अपने सबूतों को हासिल करने के लिए, क्योंकि कुछ सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स इस हेडक्वार्टर्स में मौजूद है। सो यहाँ पर भी एक जबरदस्त फाइट होती है। फाइनली सरदार अपने उस मिशन की कॉपी को हासिल कर लेता है जो ये प्रूव करे कि सरदार बेगुनाह है। अब उसी हेडक्वार्टर्स में महाराज तो होता ही है। सरदार को कैद कर कर उसको एक सच्चाई बताने लगता है कि एक्चुअली सरदार की फैमिली सुसाइड नहीं किया, महाराज उसके आदमियों ने सरदार की फैमिली को मार दिया। अब वहीं पर विजय होने की वजह से ये बात सुन लेता है, बहुत दुखी होने लगता है। उसके बाद सरदार किसी भी तरह करके एक बहुत बड़े ट्रक को वहाँ से ले जाने लगता है। सारे लोग यही समझने लगते हैं कि उस ट्रक में प्लूटोनियम मौजूद है, लेकिन सच क्या है वो महाराज को ही पता है, क्योंकि उस ट्रक में सोडियम मौजूद होता है। सोडियम वाटर से मिलने पर एक बहुत बड़ा धमाका होगा। सरदार महाराज के पाइपलाइन को ब्लास्ट करने के लिए ये ट्रक ले जाने लगता है। उसके बाद यहाँ पर भी कुछ बहुत ही लंबी कहानी चलती है, मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, बहुत ही लंबी फाइट भी होती है। फाइनली सरदार उस सोडियम वाले ट्रक को उस पाइपलाइन में गिराकर उस सारे पाइपलाइन को ब्लास्ट कर देता है। उसी के साथ साथ महाराज की भी मौत हो जाती है। उसके बाद विजय अपने फादर से कहने लगता है कि पापा आप मेरे साथ आ जाओ, मैं दुनिया को प्रूव करूंगा कि आप बेगुनाह हो। लेकिन सरदार मना करने लगता है कि पब्लिक ने गवर्नमेंट के ऊपर भरोसा किया, यही मानकर के पब्लिक को अच्छा होगा। अगर पब्लिक के सामने ये बात आ गई कि महाराज एक देशद्रोही है तो पब्लिक को गवर्नमेंट के ऊपर भरोसा उठ जाएगा। बेटा मैं एक अनजान हूँ, अनजान ही रहने दो, दुनिया यही समझे कि मैं गद्दार हूँ। इस तरह से कहते हुए वहाँ से चला जाता है। उसके बाद पोस्ट क्रेडिट सीन में ये बात पता चलती है कि विजय को सस्पेंड कर दिया गया। चंद्रमोहन जो चीफ होता है वो विजय को सीक्रेट स्पाई बना देता है और विजय को एक मिशन पर भेजता है। इस तरह से ये मूवी यहाँ पर दी एंड होती है। तो मूवी कैसे लगी कमेंट करके बताना जरूर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।